नमस्कार आप सभी को, स्वागत है चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। अब की बार 95 जो सीरीज है उसमें आज हम लेके आए हैं तीसरा वीडियो जो कि फुल फॉर्म में है। बहुत सारे रील्स भी हम इसमें डाल रहे हैं, शॉर्ट्स आ रहे हैं वो भी डाल रहे हैं आपको बताने के लिए कि बोर्ड्स में कैसे लिखना है। ठीक है, इस साल हम सिर्फ 10th का कर रहे हैं, अगले साल हम 11th 12th सबका करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम जो लेके आए हैं दैट इज सैंपल पेपर नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में है ये भी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेक्शन ए पहले करेंगे, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, वैसे तो इतना आप लोग समझ ही गए होंगे। आप जो प्रीवियस क्वेश्चंस है वो भी क्वेश्चन पेपर है वो भी एक बार सॉल्व करके देखिए, चैनल पे पढ़िए। आगे पीछे बहुत सारे वीडियो हमने डाले हैं, अभी हम एक वीडियो और भी डालने वाले हैं कि कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हर साल पूछे जा रहे हैं और सैंपल पेपर में से क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है जो कि इस साल के पेपर में आएगा ही आएगा। ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, चैनल पे ट्यून रहिए, बहुत कुछ समझने के लिए मिलेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, ऑन एडिंग जिंक ग्रेन्यूल, हमें जिंक ग्रेन्यूल को ऐड करना है फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट का एक सॉल्यूशन है। मतलब हमारे पास जिंक ग्रेन्यूल है, ये FeSO4 में अगर ऐड किया जाएगा तो बनाएगा FZnSO4 और साथ में क्या आ जाएगा Fe। ठीक है, तो जो हमारे पास जिंक सल्फेट है, जो जिंक सल्फेट है वो एक प्रकार का ग्रेइश ब्लैक कोटिंग करके देता है हमें वहां पे। तो जो मतलब जिंक सल्फेट का जो भी हमारे पास सब्सटेंस है वो एक ग्रेइश ब्लैक कलर में ऑब्टेन होता है। तो जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट वन। ठीक है, विच एटम इज रिड्यूस व्हेन एलिमेंट ई इज बर्न्ड इन एयर, ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जो कि रिड्यूस हो जाता है जब हम ई एलिमेंट को हवा में जलाते हैं। तो कोई भी एक ई एलिमेंट अगर उसको हम जला रहे हैं तो किसका रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन गैस का रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये जो बी नंबर जैसे, क्योंकि देखिए कोई भी मान लीजिए मेटल है, कॉपर है, कॉपर का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ किया तो बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर तो ऑक्सीडाइज हो गया है, लेकिन यहाँ पे रिड्यूस किया हुआ है, जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर एसिडिक इन नेचर, इनमें से कौन सा एसिडिक इन नेचर है। देखिए मेरी बात समझिए आप, सिंगल बॉन्ड वाला एसिडिक नहीं होता है, डबल बॉन्ड वाला थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड किसमें, देखो C3H8, तो ये तो अपने पास एल्केन है। ठीक है, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड। C2H12O6, ठीक है, तो ये एल्डिहाइड है और ये मतलब कीटोनिक ग्रुप बनता है, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोनिक ग्रुप बनता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहता है इसमें भी, लेकिन एसिडिक नेचर का नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ रहा है CH4, तो CH जो 4 है ना वो भी हमारे पास एक प्रकार का एल्केन है। C2H2 ये एल्काइन है, C ट्रिपल बॉन्डेड विद C और साथ में आ जाएगा एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे। तो ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ये ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से बेटा ये क्या है, ज्यादा एसिडिक है। तो C2H2 ये ज्यादा एसिडिक है। एक सेकंड, C2H2 ये हमारे पास ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द हार्डनेस ऑफ द वाटर इज कॉज्ड बाय, हार्डनेस ऑफ वाटर क्यों होता है, देखो क्योंकि उसके अंदर जो सॉल्ट्स हैं वो प्रेजेंट होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। तो ये मैग्नीशियम सॉल्ट है, ये दोनों कैल्शियम सॉल्ट है। सो ये तीनों ही रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ऑल ऑफ दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक आयरन की नेल है, उसको अगर हम CuSO4 में डालेंगे, इसका हम एक शॉर्ट भी डाल रहे हैं अभी, ये वाला आप एक्सपेरिमेंट वहां पे देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। एक आयरन नेल है वो जो कि सस्पेंड किया हुआ है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ठीक है, और उसको रखा गया है कुछ देर के लिए, जो सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा सुनो, जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन ना वो ग्रीन कलर का बन जाएगा। मतलब सुनो हो क्या रहा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आयरन से रिएक्शन करता है, आयरन जब भी उससे रिएक्शन करता है तो FeSO4 बनाता है और कॉपर निकल जाता है। तो जो FeSO4 है ना ये ग्रीन कलर का होता है। FeSO4 का जो सॉल्यूशन है वो किस कलर का होता है बेटा, ग्रीन कलर का होता है। तो टर्न ग्रीन एंड नो कोटिंग विल बी फॉर्म्ड ऑन द नेल, नेल के ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं दिखेगी। टर्न ग्रीन एंड कोटिंग विल बी फॉर्म द नेल, नेल के ऊपर कोई कोटिंग होगी। रिमेन ब्लू, रिमेन ब्लू मतलब क्या, वो ब्लू ही रह जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। टर्न ग्रीन, ग्रीन टर्न होगा और नेल के ऊपर थोड़ी सी कोटिंग चढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, जनरली मेटल रिएक्ट विद द एसिड, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, इसमें से कौन सा एसिड है जो कि हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट नहीं बनाता। तो वो एसिड है हमारे पास नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कभी भी अगर रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है। किस केस में करता है, Mn और Mg के केस में करता है। ठीक है, चलिए बाकी केसेस में नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है IUPAC नेम्स ऑफ फ्यू ईस्टर आर गिवन बिलो, इनमें से कुछ ईस्टर है जिनके IUPAC नेम हमें बताना है। देखो नाम दिए हुए उनको बताना है कि पॉसिबल है या नहीं। लिखा है इथाइल प्रोपोनोएट, तो इथाइल प्रोपोनोएट में क्या आता है हमारे पास, एक इथाइल ग्रुप होना चाहिए।
ठीक है, और एक प्रोपेनोइड ग्रुप होना चाहिए। तो ये आ गया CH2 C डबल बॉन्डेड OO, और ये हमने यहाँ पे लगा लिया। ठीक है, चलो, तो ये तो ग्रुप पॉसिबल है। अब कह रहा है कम से कम 10 हाइड्रोजन होने चाहिए, द ईस्टर विच कंटेन 10 हाइड्रोजन पर एटम मॉलिक्यूल, और उसमें 10 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो 3 2 5 2 6 और ये 3 2 5 2 7 और 3 10, ये 10 मॉलिक्यूल इसमें है, तो ये भी है। प्रोपाइल मिथेनोएट ये देख लेते हैं। तो प्रोपाइल मिथेनोएट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्डेड O CH3। तो 1 3 2 5 3 8, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। सेकंड वाला तो पॉसिबल नहीं है। मिथाइल ब्यूटेनोएट, मिथाइल ब्यूटेनोएट क्या होता है बेटा? ब्यूटेन बनाओ पहले, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्डेड O, तब मिथाइल मतलब CH3। तो 3 2 5 2 7 और 3 10, ये आ गया। इथाइल ब्यूटेनोएट, इथाइल ब्यूटेनोएट बनेगा कि नहीं देख लेते हैं। तो अपन पहले बना लेते हैं ब्यूटेनोएट, CH3 CH2 CH3, तो थोड़ा सा गलत हो गया, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्डेड O बॉन्डेड विथ CH3। इथाइल इथेनोएट है ना, एक सेकेंड, तो अपन इथेन ग्रुप लगा देंगे। तो CH2 CH3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन है ना वो ज्यादा हो रहा है, 5 6 7 8 9 10 11 12 हो रहा है। तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। ए फर्स्ट और थर्ड पॉसिबल है, फर्स्ट और थर्ड मतलब ये C वाला, ये पॉसिबल है। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास इथाइल प्रोपेनोएट और मिथाइल ब्यूटेनोएट पॉसिबल है, जिसमें कि 10 हाइड्रोजन होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, अंडर हाई पावर ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप एंड एपिडर्मल पील ऑफ द लीफ शोज, क्या दिखाता है? एक स्टोमेटा के अगल बगल हमें 2 गार्ड सेल्स दिखाता है। स्टोमेटा सराउंडेड बाय सेवरल गार्ड सेल्स, स्टोमेटा सराउंडेड बाय सेवरल एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा सराउंडेड बाय पेयर ऑफ गार्ड सेल ईच, स्टोमेटा सराउंडेड मेनी गार्ड सेल्स। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर C, 2 गार्ड सेल्स होते हैं, पेयर ऑफ गार्ड सेल्स है ना, तो हमारे पास पेयर ऑफ गार्ड सेल्स होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय, किसने दिया था? ये जो हमें दिया हुआ था, ये लेमार्क ने दिया हुआ था। ठीक है, ये जो थ्योरी है ये हमें किसने दी थी बेटा? लेमार्क ने दी थी। द टू फेज कवरिंग द फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कौन कवर करता है? तो पहला जो होता है उसको हम प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, दूसरा स्क्रीटरी फेज कहते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर D, ये करेक्ट ऑप्शन है। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स का फादर कौन है? दैट इज ग्रिगोर मेंडल। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन, ज्यादा कुछ है नहीं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन, कहां पे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है बेटा? एल्वोली ऑफ लंग्स, लंग्स के अंदर ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है एक स्ट्रेट कंडक्टर है कैरिंग द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब एक स्ट्रेट कंडक्टर उसके अंदर करंट है, कीप अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप, वो सर्कुलर लूप के एक्सिस पे रखा गया है, कैरिंग करंट, और उसके में करंट है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रेट कंडक्टर ऑन द लूप इज, कितना फोर्स लगाया जाएगा? 0, एक कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा होगा उस पोजीशन पे। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, द इलेक्ट्रिक केटल कितना सप्लाई है बेटा? 230 सप्लाई है, और इतना दिया हुआ है हमारे पास 3000 वाट। तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो पावर कितना आ रहा है बेटा अपने पास? ये आ रहा है 3000 इक्वल टू वोल्टेज कितना दिया है? 230, और करंट आ गया I इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाय 230, इसको इससे काट दिया। तो अगर इसको से हम काट रहे हैं तो 23 1 से 23, और ये लगभग आ जाएगा आपके पास 770, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 63.7, वही 33 आ जाएगा। तो ये आ रहा है 13.33, और ये अप्रोक्सीमेटली 15 के बराबर है। वैसे यहाँ 13 ऑप्शन आना चाहिए था, और 13 ऑप्शन है नहीं इसमें, लगभग 15 के बराबर है, इसलिए मैंने 15 लिख दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? देखो, फॉरेस्ट एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो सकता है, एक्वेरियम नहीं भाई, वो तो एक्वाटिक हो गया ना, ग्रासलैंड जमीन पे ही होता है, और डेजर्ट भी जमीन पे ही होता है। तो ये सारे के सारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर D, मतलब A, C, D, ये तीनों ही टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। अच्छा, चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग रेडिएशन आर, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सब्सटेंस को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स। 17, MnO2 एंड HCl आपस में रिएक्शन करने के बाद MnCl2
क्लोरीन गैस और वाटर बनाता है। ये एक प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन है। यस, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। MnO2 ऑक्सीडाइज, जो MnO2 है वो ऑक्सीडाइज करता है HCl को और टू गेट Cl2 गैस एंड गेट रिड्यूस MnO2। हाँ, तो ये सही है। तो हेयर असर्शन इन रीजन बोथ आर करेक्ट, और ए उसका रीजन जो है वो ए वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मैमल्स एंड बर्ड्स। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो मैमल या बर्ड में होता है, ये करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो रेप्टाइल, एम्फीबियन और फिशेस तीनों में होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, मीडक के अंदर होता है। सो कहने का मतलब ये कि असर्शन टू अ रीजन फॉल्स है। ठीक है, तो ये सेकंड वाला सेंटेंस तो गलत है, रीजन तो गलत है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इज इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द करंट फ्लो। करंट का फ्लो बढ़ाने पे ये बढ़ता है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड है क्या वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां से अगर हम देखें तो असर्शन तो एकदम करेक्ट है, लेकिन रीजन बिल्कुल गलत है। तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज अ फॉल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन रिसाइकलिंग इज अ वे ऑफ मैनेजिंग प्लास्टिक। वेरी गुड, बहुत सही बात है, रिसाइकिल कर लेना चाहिए। लेकिन ब्रोकन प्लास्टिक जो टूट गए हैं आर्टिकल, उनको प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट में डालना, वेयर दे आर मेल्टेड एंड रीमोल्ड टू मेक अ न्यू प्लास्टिक। वहां पे उनको मोल्ड करके नया प्लास्टिक बनाया जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि दोनों जो स्टेटमेंट है ना वो लगभग लगभग सही है, लेकिन बात यह है कि जो मतलब रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, कुछ और एक्सप्लेनेशन हो सकता था इसका। तो यहाँ पे बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए सेक्शन बी दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन बता दो भाई। ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख लो, नॉर्मली हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो गया तो MgO बना रहा है, बैलेंस कर लो, दो यहाँ पे दो यहाँ पे। तो जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम का क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऐसा कोई भी रिएक्शन या ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसके अंदर ऑक्सीजन आके ऐड हो जाए, मतलब कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन is called oxidation reaction. Addition of oxygen is called oxidation reaction. अब सिमिलरली हम कहें कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। चलिए थर्ड पॉइंट, या तो फिर यहाँ पे क्या होता है बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो भी इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये तीन डेफिनेशंस हैं, ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। When oxygen is added to the alcohol, अच्छा ये भी उसी का एक ऑप्शन दिया कि जब अल्कोहल टू मेक कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाता है? C2H5OH। ठीक है, इसका रिएक्शन कराया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराया हमने KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7 में, तो दोनों में से किसी एक की प्रेजेंस में। तो अगर इसका हम ऑक्सीडेशन कराना है, मतलब KMnO4 से रिएक्शन कराना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा बन जाएगा CH3COOH। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल द फॉलोइंग डायग्राम। जो डायग्राम हमें दिया है इससे हमें लेवल करना है। ठीक है, तो जो सबसे पहला ऑप्शन है ना हमारे पास, ये जो ऊपर वाला दिया है, ये पॉलन ट्यूब है, सॉरी पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन, POLLEN, पॉलन ग्रेन, जिसको हम मेल गैमेट भी कहते हैं। दूसरा वाला जो पार्ट है इसे हम स्टिग्मा कहते हैं, ये अपर मोस्ट पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर का। ठीक है, इसके बाद जो पॉलन ग्रेन है वो अंदर जाता है, तो इसको हम कहते हैं मेल गैमेट, मेल गैमेट, मेल गैमेट या जर्म सेल भी कह सकते हैं आप। इसके बाद जो ट्यूब जा रही है ना, इसे हम कहते हैं पॉलन ट्यूब। ये जो ट्यूब जा रही है ये वाली, इसे हम कहते हैं बेटा पॉलन ट्यूब कहते हैं। ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है इसको हम ओवरी कहते हैं, और सबसे अंदर वाला जो पार्ट है ये फीमेल गैमेट्स का पार्ट है, फीमेल गैमेट। ठीक है, विच प्रोसेस बीइंग शोन इन द डायग्राम। देखो सबसे पहला एक प्रोसेस जो है पॉलिनेशन है, क्योंकि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके बैठा हुआ है। ये जो पॉलन ग्रेन है, ये यहाँ पे बेटा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ पर स्टिग्मा पे आके बैठ गया है। ये ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे आके बैठ गया है, इसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। यहाँ पे जर्मिनेशन ऑफ द सीड हो रहा है। इसके बाद यही पॉलन ग्रेन जब ये है, ये पॉलन ट्यूब से अंदर जाता है,
यही पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब से कहाँ जाता है बेटा, अंदर जाता है और वहां पे प्रोसेस करता है जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जहाँ पे जो गैमेट है वो ओवम के साथ जाके मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंशन द स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल के अंदर रेस्पिरेशन बताओ कैसे होता है। देखो सबसे पहले हम ब्रीथ इन करते हैं, ठंडी ठंडी हवा जो है वो अंदर जाती है, उसके बाद वहां पर ऑक्सीजन गैस रख ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे दी जाती है। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस हो गए। उसके बाद जो ऑक्सीजन गैस है वो सेल तक जाती है, ऑक्सीजन गैस सेल में जाके सेल के अंदर जाके एनर्जी बनाता है। ऑक्सीजन गैस सेल के अंदर जाके क्या बनाता है बेटा, एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेप होती है मेनली। ब्रीद इन करना, ब्रीद इन करने के बाद गैस का एक्सचेंज करना, एक्सचेंज करने के बाद सेल का रेस्पिरेशन करना। ठीक है, मतलब उससे एनर्जी बनाना। व्हाट इज रेस्पिरेशन? फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ, हाउ वुड यू डाइजेस्ट, हाउ वुड द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट बी अफेक्टेड इन द ड्यूडेनम ऑफ मैन, देयर इज अ ब्लॉकेज इन द पेनक्रिएटिक डक्ट। वही कह रहा, मान लो पेनक्रिएटिक डक्ट बंद है, मतलब पेनक्रियास से पेनक्रिएटिक जूस नहीं निकल रहा है, तो कैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो नहीं हो पाएगा। देखो ड्यूडेनम एक बहुत ऐसे एक रीजन है जो कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और वहां से पेनक्रिएटिक जूस एंटर करता है पेनक्रियास से। ठीक है, द एंजाइम पेनक्रिएटिक एमाइलेज, जो एक एंजाइम है पेनक्रिएटिक एमाइलेज, एंड ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, जो कि डाइजेस्ट करने को मदद करता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को। दस इफ देयर इज एनी ब्लॉकेज, अगर कोई भी ब्लॉकेज वहां पे होगा तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन गेट अफेक्टेड, वहां से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पचना थोड़ा सा अफेक्टेड हो जाएगा, हो सकता है पचे ना या ज्यादा अमाउंट में ना पचे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ऑन द वे ऑफ कानपुर टू दिल्ली, कानपुर से दिल्ली कुछ लोग जा रहे थे कार में बैठ के, चार दोस्त। सुनील जो था वो कार को ड्राइव कर रहा था। उसके साइड मिरर में उसने देखा कि एक पीछे वाले इंसान का किसी का एक्सीडेंट हो गया। ही सडनली अप्लाइड द ब्रेक, उसने फटाक से ब्रेक लगाया और इवन आफ्टर द फ्रेंड आस्क्ड हिम टू लीव द सिचुएशन, दोस्तों ने बोला निकलते हैं यहाँ से, क्या के लिए पीछे पड़ रहा है। सुनील डिड नॉट एग्री टू एंड गेट डाउन, वो सुनील नहीं माना तो उतर गया गार्ड से और ऐसे करके जो इंजर्ड पीपल है उनको ऐसे बचाने लगा। ऑल ऑफ देम टुक द इंजर्ड पर्सन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, वो जो भी इंजर्ड लोग थे उनको हॉस्पिटल तक लेके गए। आफ्टर टेकिंग फर्स्ट एड फ्रॉम द हॉस्पिटल द विक्टिम थैंक्ड, बाद में वो विक्टिम ने बोला थैंक यू यार भाई मेरी जान बचा ली। अब जो भी क्वेश्चन है इनके आंसर हमें करने हैं। नेम द टाइप ऑफ मिरर, कौन सा मिरर होगा भाई, कॉन्वेक्स मिरर होगा पहली बात। ठीक है, उसके बाद वाई कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर होगा। कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जिंग मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर क्या है बेटा, कन्वर्जिंग मिरर है। एक मिनट, कन्वर्जिंग मिरर है। ठीक है, चलिए वाई दिस मिरर इज यूज, ऐसे इस मिरर को हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो कन्वर्जिंग लेंस मिरर है एक प्रकार का, और कन्वर्जिंग मिरर जो होता है वो वाइडर फील्ड व्यू देता है, अब ज्यादा चीजें कैप्चर कर सकते हैं इमेज बनाने के लिए। ठीक है, तो ये उसका रीजन है कि यहाँ कौन इनेबल ड्राइवर टू लार्जर एरिया, लार्जर एरिया देता है वो, वाइडर फील्ड हमें प्रोवाइड करता है। वाई यू कैन लर्न, व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम द सुनील्स कैरेक्टर, हाँ भाई कोई भी इंसान ऐसे अगर कंडीशन में है तो हमें उस इंसान की मदद करनी चाहिए, ऐसे भागना नहीं चाहिए एक्सीडेंट के उससे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में क्या अंतर है। प्रोड्यूसर जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद से जो एक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की रिएक्शन है उसको कंप्लीट करते हैं। दे डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर ऑफ देयर फूड, प्रोड्यूसर जो होते हैं वो कंज्यूमर जो होते हैं वो प्रोड्यूसर के पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए। दे प्रिपेयर फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल, ये बता दिया मैंने, फोटोसिंथेसिस कहते हैं उसे। ये रेडीमेड फूड जो हमें मिल जाए जिसको भी खा सके हम उसको खा लेते हैं। दे ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो पहला ट्रॉपिक लेवल होता है। और यहाँ पे दे आर प्लेस्ड फ्रॉम द सेकंड एंड टू द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड से लेके हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल जहां तक जा सकते हैं वहां तक ये होते हैं। दीज क्लोरोफिल विच हेल्प देम इन फोटोसिंथेसिस देयर ओन फूड, जो भी फोटोसिंथेसिस होता है विच हेल्प देम इन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। यहाँ पे दे डू नॉट प्रोसेस क्लोरोफिल पिगमेंटेशन, जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं इनके पास, जो भी कंज्यूमर्स होते हैं इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, दे हैव द कैपेसिटी टू ट्रैप सोलर एनर्जी, इनके पास एक ऐसी एनर्जी होती है कि वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं, वेयर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ट्रैप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स और एल्गी आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स एंड वेयर इज, यहाँ पर हम ऐसी कुछ भी एनर्जी को ट्रैप करके नहीं बना सकते। ह्यूमन, अदर एनिमल, गोट,
रैबिट, टाइगर, लायन, ये तो हमें पता ही है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं 10th क्लास में हम लोग। चलिए, दिया हुआ है व्हाई इज इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट अ कर्स ऑफ द एनवायरमेंट। अगर हम किसी भी चीज को इम्प्रॉपर डिस्पोजल कर रहे हैं, अच्छे से डिस्पोज नहीं कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियस है इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन फैलाएगा। पॉल्यूशन फैलाने के साथ साथ जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनको भी उससे इफेक्ट पड़ेगा। दैट्स व्हाई ये इन्वायरमेंट पे कर्स है। देखिए लिखा हुआ है waste polluted air and water causes harmful effect of the living being. This if the waste is not properly segregated into the uh, uh, biodegradable and non biodegradable, जब तक हम वेस्ट को दो अलग अलग पार्ट में नहीं बांटेंगे, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में नहीं बांटेंगे, तब तक ये कहीं ना कहीं कंपोजिशन को हैम्पर करेगा। If the waste is disposed nearby the residential area, it is not covered properly, it create problem of stench surrounding and lead to the various health issues। अगर मान लीजिए कहीं पे भी ऐसी जगह है जहां हम रेजिडेंशियल कॉलोनीज के पास में कचरा फेंक दे रहे हैं और उस कचरे में से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, और वहां से जो भी गुजरेगा उसको बहुत ज्यादा सामना करना पड़ेगा बीमारियों का, क्योंकि वहां की जो हवा है वो पॉल्यूटेड हो गई है, और हमें वो चीज मतलब कहीं ना कहीं नहीं करनी चाहिए। दैट्स व्हाई यहाँ पे बोला है इम्प्रॉपर डिस्पोजल कैसे है, तो इस तरीके से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाई डज द स्काई अपीयर्स डार्क। स्काई ऐसे डार्क क्यों दिखता है इंस्टेड ऑफ ब्लू, ब्लू होने के अलावा मतलब ऐसे टू द एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट के लिए जो ब्लू कलर है ना वो जब हम अर्थ पे रहते हैं तब हमें दिखता है, क्योंकि वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। जो लाइट होती है वो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से आके टकराती है। मतलब देखो ये अर्थ है, ये हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है, ये सन है, यहाँ से लाइट आएगी, लाइट आने के बाद ये यहाँ के पार्टिकल्स पे आके टकराती है। जैसे आके टकराएगी तो टकराने के बाद वो लाइट क्या करेगी, स्कैटर हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो स्काई है वो अपीयर होता है ब्लू। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज सीन फ्रॉम द अर्थ इज अकाउंट of the scattering of light shorter wavelength by particle present in the atmosphere of the earth। if earth has no atmosphere, मान लो अगर अर्थ है उसके बाद एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा, जब एटमॉस्फेयर नहीं होगा, पार्टिकल्स नहीं होंगे, तो पूरा का पूरा अर्थ कैसा दिखेगा, ब्लैक कलर का दिखेगा। तो अर्थ ब्लैक किसको दिखता है, जहां पे एटमॉस्फेयर का प्रेजेंस ना हो उस समय दिखता है, लेकिन जहां एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है वहां अर्थ डार्क नहीं है। ठीक है, वहां अर्थ क्या है, ब्लू कलर का है। सेक्शन सी पे आता है। सेक्शन सी क्या दिया हुआ है हमें, अब यहाँ पे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा सेक्शन सी में। ठीक है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे पहला पड़ता है जिंक की एक प्लेट है, चलिए जिंक लिख लिया हमने, और साथ में एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, मतलब CuSO4 का सॉल्यूशन है। एग्जामिन करते हैं, इट वाज फाउंड दैट द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन फीडिंग स्लोली। ये इसका मेरे ख्याल में एक्टिविटी भी हमने अपनी चैनल पे डाला हुआ है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप देख लीजिएगा एक बार। इसको हमने बोला गया ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो धीरे धीरे फेड कर रहा है, और कुछ देर बाद जो जिंक प्लेट है टेकन आउट द सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ स्मॉल होल्स वर नोटिस दैट स्टेट द रीजन एंड द केमिकल इक्वेशन। देखो यहाँ पे वो क्या रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है, मतलब जिंक सल्फेट बन जाएगा, ZnSO4 बनेगा, और कॉपर जो है मेटल वो बाहर हो जाएगा। तो जिंक मेटल कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से अगर रिएक्शन कर रहा है तो हमारे पास जिंक सल्फेट बन रहा है और कॉपर वहां से निकल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, by the transfer of electron illustrate that formation of bond in magnesium chloride and identify the ion present in the compound। वो ये बोल रहा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का जो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड है वो बताइए, और कैसे आयन उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो भी आपको बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, magnesium is a metal which contain 2 free electrons in their outermost shell और the 2 valence electron, है ना। और उसी हिसाब से हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड में हम मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, लेकिन क्लोरीन तो एक ही ले सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम एक क्लोरीन को देगा और एक अगले क्लोरीन को देगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। क्या फॉर्मेशन करेगा, Mg, एक क्लोरीन इस पे चला जाएगा तो Cl 1 2 3 4 5 6 7, और ये एक आ गया है एक्स्ट्रा वाला तो 8 क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7 और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो वो 8। तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज करूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा एक
ये वाला, और एक ये ब्लू कलर आ जाएगा, एक यहाँ पे ब्लू है और एक यहाँ पे ब्लू है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे ट्रांसफर होकर इस पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होकर इस पे जाएगा, ठीक है। और ये बॉन्ड बन जाएगा, तो इस पे आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, वेट, इस पे आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, और इस वाले क्लोरीन पे भी आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, और मैग्नीशियम पे आ जाएगा +2, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड, तो मैग्नीशियम में एक सेकेंड हमारे पास, हाँ, मैग्नीशियम पे +2 है, क्लोरीन पे -1 यानी कि -2 कंपाउंड, -2 चार्जेस प्रेजेंट है। आयनिक कंपाउंड और सॉलिड गिव रीजन, अच्छा कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे, आयनिक बॉन्ड है, दूसरा ये पहला था, यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है वो आयनिक बॉन्ड है। और आयनिक कंपाउंड और सॉलिड, आयनिक कंपाउंड जो होता है वो सॉलिड होता है, अच्छा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ हाई होता है, इसलिए वो सॉलिड होता है। लिखा है विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम शो द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ एक्शन ऑफ स्टीम ऑन अ मेटल। एक स्टीम का मेटल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एक ये पूरा सेटअप लगाया हुआ है, इस सेटअप में एक बर्नर है यहाँ पे, ये बर्नर में से ऐसे करके फ्लेम निकल रहा है, एक सेकेंड, ये बर्नर में से ऐसे फ्लेम निकलेगा यहाँ से, ये जो फ्लेम है ये यहाँ पे ग्लास वुड स्लेग वाटर ये दिया हुआ है, और यहाँ पे मेटल का सैंपल है, ठीक है, और यहाँ पे स्टैंड दिया हुआ है, ठीक है। ये डिलीवरी ट्यूब है, अब मतलब हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो वाटर है वो रिएक्शन करेगा मेटल के साथ और फॉर्म करेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो हमारे पास यहाँ पर मान लेते हैं कि मेटल है हमारे पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन अगर मैं पानी के साथ करूं, तो वो पानी के साथ जब भी रिएक्शन करूंगा तो बनाएगा MgOH का होल ट्वाइस एंड साथ में हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर जो बनेगा ये 2H2O बनता है, यहाँ पे क्या बनता है बेटा, ये 2H2O बनता है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा पानी, मैग्नीशियम अगर रिएक्शन करेगा पानी के साथ तो बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, और ये पानी नहीं, ये स्टीम लिख सकते हैं इसको आप, क्योंकि वो भाप है, बहुत ज्यादा गर्म है वो पानी उस कंडीशन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस एलिमेंट, जो नोबल गैस एलिमेंट्स हैं उनकी इनर्टनेस का क्या मतलब कॉज है, वो इनर्ट क्यों होते हैं, वो केमिकली रिएक्टिव क्यों नहीं होते। इनर्टनेस मींस होता है कि केमिकली रिएक्टिव ना होना, इनर्टनेस मींस होता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस केमिकली रिएक्टिव नहीं है किसी से, वो इनर्ट है, वो किसी दूसरे को भाव नहीं दे रहा, कुल मिला के ऐसा। अब जैसे हमारे पास कौन कौन से पहले नोबल गैस एलिमेंट्स है वो लिख लेते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। तो ये आता है 2, 10, 18, 36, 54 मतलब 54 एंड एट द लास्ट 86। चलिए यहाँ पे तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, तो यहाँ पे हीलियम का डबलेट पूरा है, डबलेट पूरा है। नियॉन कैसे, तो नियॉन का आता है 2 और 8, तो यहाँ ऑक्टेट पूरा है। इसी हिसाब से हमारे पास 2, 8 और 8 आ जाएगा, यहाँ पर भी ऑक्टेट पूरा है। ऐसे ही अगर हम आगे भी देखें तो इन सभी के ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, आउटर मोस्ट शेल या ऑक्टेट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, कंप्लीट हैं, तो उसे हम कंप्लीट ऑक्टेट कहते हैं। जब भी किसी एलिमेंट का ऑक्टेट पूरी तरह से कंप्लीट होता है तो वो ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ना ही वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इन दोनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रॉन गेन, और जब इलेक्ट्रॉन गेन या लूज नहीं होंगे, ना इलेक्ट्रॉन शेयर भी नहीं होंगे, शेयर भी नहीं होगा, तो इन कंडीशंस के अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब दे आर नॉट केमिकली रिएक्टिव, ये सारे के सारे केमिकली रिएक्टिव नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है बेसिकली फॉर एन ऑर्गेनिज्म, एंड स्टेट 3 रीजन, 3 रीजन बताइए। देखिए, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द न्यू सेल, नए सेल की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है, सर्वाइवल एंड द मेंटेनेंस ऑफ द सेल, ये 3 काम करता है।
इसके बाद डेवलपमेंट और रेजिस्टेंस कर देता है डिसीजेस से, मतलब बॉडी को डेवलप करेगा और बीमारियां नहीं पैदा होने देगा ऐसा। इट प्रोवाइड द एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड द मेटाबॉलिक प्रोसेस। वो ये कह रहा है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है फूड का ऑक्सीडेशन करके और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, मतलब जहां पे एनर्जी यूटिलाइज होती है उसमें भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। व्हाट इज लाइकली टू हैपन इफ ग्रीन प्लांट डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। अरे यार क्या बात करते हो, पूरे पृथ्वी से मतलब समझ रहे हो, ऐसे निपटाई तो पूरे मतलब प्लांट रहे ही ना, ऐसा हो सकता है क्या? देखो ऐसा होगा तो धरती पे एक ही प्रोड्यूसर है, तो प्लांट आर द ओनली सोर्स की जिससे जो भी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, कोई भी वो उसी पे टिका हुआ है। मतलब प्लांट नहीं होंगे तो फूड कैसे मिलेगा प्राइमरी कंज्यूमर को? प्राइमरी कंज्यूमर को अगर फूड नहीं मिल रहा है तो वो उससे सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर तक कैसे जाएगा? तो अगर धरती पे सारे के सारे ग्रीन प्लांट में निपटा दूं तो आप ये समझिए कि पूरी धरती में किसी को भी फूड चेन का जो ओरिजिन है वो तो नहीं होने वाला है। सन से एनर्जी प्लांट में जाती है, तो प्लांट जब रहेगा ही नहीं तो एनर्जी कैसे आएगी? यहाँ पे लिखा हुआ है द डिसअपियरेंस ऑफ द ग्रीन प्लांट ऑफ द अर्थ वुड मीन टोटल डिजास्टर फॉर द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को तो तहस नहस हो ही जाएगा। डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन दैट levels that it would not be sufficient for the organism to breathe in, वो breathe करने के लिए sufficient नहीं होगा। green plant are the source of energy for all the organism, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब उसी पर डिपेंडेंट है। मैंने पहले ही बताया कि डायरेक्टली हो सकता है तो डायरेक्टली, नहीं तो इनडायरेक्टली भी डिपेंडेंट है, तो कुल मिला के इकोसिस्टम नष्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, इन ह्यूमन बीइंग ब्लू कलर आई इज रेसेसिव टू ब्राउन कलर आई। ये जो ब्लू कलर आई है ये रेसेसिव है ब्राउन कलर आई से। A brown eye man has blue eye mother। एक ब्राउन कलर की आंख वाला जो आदमी है हैज अ ब्लू आइड मदर, उसकी जो मदर है उसका आंखों का कलर ब्लू था, ठीक है। व्हाट इज द जेनोटाइप ऑफ द मैन एंड हिज मदर। पहले तो जेनोटाइप लिख लीजिए आप भाई। देखो जेनोटाइप कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले पहले, चलो ठीक है। जेनोटाइप ऑफ अ मैन, अब आदमी के अंदर कौन सा कलर है पहले तो ये देख लो। अब आदमी के अंदर कौन सा कलर है, एक मिनट देखते हैं ना। ब्राउन आई मैन है और ब्राउन आई है, ठीक है भैया, बी लिख लेंगे। लेकिन ब्राउन में भी ब्राउन वाला क्या है, डोमिनेट है या रेसेसिव है? तो ब्लू इज रेसेसिव, ब्राउन इज डोमिनेटिव। तो अगर ब्राउन वाला है, जेनोटाइप ऑफ मैन लिखना है तो ब्राउन वाला कैपिटल बी से लिखेंगे 2 बार, प्योर ब्राउन। और मदर जो है वो रेसेसिव जीन लेके बैठी है तो दैट बी एंड बी स्मॉल बी आ जाएगा। तो ये जो कैपिटल बी है ब्राउन के लिए है, ये वाला, ये कैपिटल बी वाला ये ब्राउन के लिए है और ये वाला ब्लू के लिए है। व्हाट इज द पॉसिबल जेनोटाइप ऑफ हिज फादर, उसके फादर का पॉसिबल जेनोटाइप क्या होगा, ठीक है। अब एक बात समझिए, जो फादर है उसके पास जो जेनोटाइप होगा, तो यहां से जो पॉसिबल जेनोटाइप है फादर का वो समझ लेते हैं। देखो मेरा हिसाब ये है कि जो फादर है ना उसके पास जेनोटाइप में कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग ब्राउन कलर होगा, क्योंकि मदर के में नहीं है। सो व्हाट विल हैपन कि जो फादर है उसका जेनोटाइप कैपिटल बी भी हो सकता है, मतलब टोटली ब्राउन कलर है पिताजी का, प्योर ब्राउन कलर है आंखों का, या तो कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में केसेस बन सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मान लीजिए कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो इस कंडीशन में जो लड़का है, जो बच्चा होने वाला है, उसका कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी, ये आ जाएगा, है ना। जब जैसे ये आएगा जेनोटाइप, तो जो बच्चा है उसका जो आंखों का कलर है, उसके जो आंखों का कलर है वो ब्राउन कलर का होगा। और एक सेकेंड और एक चीज है ना, या तो आप ऐसा केस मान लो कि फादर जो है उनका थोड़ा मिक्स है कलर आंखों का, बी और रेसेसिव में ब्लू कलर पड़ा हुआ है, ब्लू ये दिया हुआ है, ठीक है। कैपिटल बी स्मॉल बी तो बी कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, स्मॉल बी और ये आ जाएगा स्मॉल बी तो ब्लू ब्राउन, ये चारों कलर हमारे पास है। तो कहीं ना कहीं ये बन रहा है ब्राउन कलर हमारे पास, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ, इफ अ मैन मैरीज अ ब्लू कलर्ड वुमन व्हाट इज द पॉसिबल जेनोटाइप ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। अगर एक आदमी, मतलब जैसे मान लेते कैपिटल बी स्मॉल बी, इसके आंखों का ऐसे कि ये जेनोटाइप दिया हुआ है कलर का,
और वो एक वुमन से शादी कर ले रहा है जिसका स्मॉल बी है, ऐसे करके आंखों का जो कलर है वो ब्लू है, तो कैपिटल बी स्मॉल बी आपस में मिलेगा तो बी बी ऐसा बन जाएगा। देन ये वाला बी ये बगल वाले से मिलेगा तो कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ये दोनों तो ब्राउन हो गया। अरे ये दोनों क्या हो गया बेटा, ब्राउन हो गया ना, वैसे तो मिक्स वाला है लेकिन ठीक है फिर ब्राउन है। फिर ये दोनों तो प्योर ब्लू हो गए और ये आखिरी वाला भी प्योर ब्लू हो गया, ठीक है। चलिए ये वाला प्योर ब्लू हो गया। चलिए तो हमारे पास ये कुल मिला के जेनोटाइप ये बनने वाला है। तो दो केसेस ऐसे बनेंगे जिसमें ब्राउन बन जाएगा, दो केसेस ऐसे बनेंगे जिसमें ब्लू बन जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है 31, हाउ आर द पावर एंड द फोकल लेंथ रिलेटेबल। कैसे फोकल लेंथ और पावर रिलेटेबल होती है भाई, ये तो बहुत आसान है यार, मत करो यार, ऐसा क्वेश्चन कौन पूछता है। पावर ऑफ द लेंस इज 1/f, ये इसका यूनिट डायप्टर होता है, और इसी भाई साहब को हम लिख सकते हैं 1/मीटर या रेसिप्रोकल ऑफ मीटर, ठीक है। यू आर प्रोवाइडेड विद द टू लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 दिया है और 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। विच लेंस विल यू यूज टू ऑब्टेन मोर कन्वर्जिंग लेंस। आप बताओ किसको यूज करोगे ज्यादा कन्वर्जिंग करने के लिए। देखो बात यह है कि फोकल लेंथ जितना ज्यादा होगा पावर उतना कम होगा, और पावर जितना कम होगा कन्वर्जिंग पावर मतलब कन्वर्जिंग जो भी है वो कम हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। कन्वर्ज करने की जो पावर है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब यही समझते हैं 20 और 40, तो इनमें से कौन ज्यादा अच्छा रहेगा, तो हमारे लिए इज इक्वल टू 1/20 ले लो भाई, क्या दिक्कत है। तो जैसे हमने 20 लिया तो ये आ जाएगा, वैसे तो ये 20 सेंटीमीटर है तो ये 0 पॉइंट इतना आएगा, है ना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया और एक बार आ जाएगा 0.40। तो हम यहाँ से हटाएंगे तो पावर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 20, और यह जाएगा पावर डिवाइड 100 डिवाइडेड बाय 40। दो से काटिए, इससे काट दिया तो पावर कितना आ गया 5, इससे काटा और इसको काटोगे तो यह आ जाएगा 2.5, ठीक है। तो पावर यहाँ आ रहा है 5, यहाँ आ रहा है 2.5, तो हमारे पास यहाँ पर जो पावर है ये 5 आ रही है, 5 डायप्टर, और ऑब्वियस है तो ये ज्यादा कन्वर्ट करेगा, और 2.5 वाला है तो ये कम कन्वर्ट करेगा क्योंकि 2.5 डायप्टर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है फॉर अ हीटर रेटेड, ये हमारे पास दिया है 4000 वॉट, है ना, 4 किलो वॉट 4000 वॉट, और 220 का वोल्टेज है, आपको बताना है करंट कितना होगा, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, तो पावर है 4 किलो वाट मतलब 4000 वॉट, वोल्टेज दिया है 220, करंट आपको निकालना है, तो आई इज इक्वल टू 4000, एक सेकेंड रुक जाओ भाई, 4000 ये 200 ही आ गया, इससे काट दिया, 2 से काटेंगे तो 11, 2 से काटेंगे तो 200, 200 को डिवाइड कर देंगे अगर हम 11 से तो 11 बन जाए 11, 9 बचेगा, 8 बार में 11 8 जा 88, फिर आ गया 2.01, 18.1, एक मिनट 18.1 एम्पियर, ठीक है। चलिए क्या पूछा बेटा, व्हाट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड, एक सेकेंड थोड़ा सा आगे चला गया है, ठीक है। हाँ, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स, बताओ कितना एनर्जी कंज्यूम होगा 2 घंटे में। तो भाई तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, तो पावर कितना दिया है, पावर दिया है 4000 वॉट, 4000 वॉट मतलब यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया है 2 घंटा, तो इंटू 2, 4 टू 8, तो 8 किलो वॉट आर, ठीक है। तो एनर्जी आ गया हमारे पास 4 की, क्योंकि बेटा 4 का यूनिट क्या था, ये 4 के बगल में यूनिट क्या लिखा था, 4 के बगल में यूनिट लिखा था किलो वाट, तो आ जाएगा किलो वॉट, और 2 के बगल में क्या लिखा था आर, तो ये आ जाएगा किलो वॉट आर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड वाला हमें दिया हुआ है, थर्ड वाला कह रहा बताओ कितना पैसा लग गया, तो पैसा निकाल लो भाई, कितना लग गया बता दो यार उसे, बिल्डिंग बिल भरना होगा, 4.5 रुपए लग रहा है एक यूनिट का, तो कितनी यूनिट आई है भाई, ये मेरे ख्याल में 8 तो आई है, तो एनर्जी का इंटू अगर मैं एनर्जी का इंटू अगर मैं रुपए में कर दूं तो आ जाएगा कितना एनर्जी लग रहा है भाई, 8 लग रहा है, और कितना रुपए लगेगा भाई 4.5 रुपए लग रहा है, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 कैरी बाय 0, 840 कैरी बाय 4, 8 चौक 32, 36 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। तो कॉस्ट कितना आ जाएगा 36 रुपए लग रहा है कुल मिला के 8 यूनिट का 4.5 रुपए के हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ड्रॉ द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट जिसमें 3 सेल लगाने हैं 2-2 वोल्ट के, 5 12 8 ये 3 रजिस्टर है जो कि सीरीज में लगेंगे। नाउ कनेक्ट द एमीटर टू मेजर द करंट
through the resistor and a voltmeter to measure the potential difference across 12 ohm resistor. What would you be the reading of the ammeter and the voltmeter? करंट निकालो और वोल्टेज निकालो कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, हमारे पास 3 बैटरी लगे, 1 2 3 ये लगा दी, ठीक है। और इसमें मुझे 3 रजिस्टर लगाने हैं, 5 12 8। तो मैंने 5 12 8 1 सेकंड 8 है ना, एक एमीटर लगाना था भाई, मैंने लगा दिया। तो एमीटर क्या होता है, हमेशा सीरीज में लगता है, याद रखना ये। एमीटर हमेशा कैसा लगता है, सीरीज में। की लगा देते हैं, बोला नहीं फिर भी लगा देते हैं। और जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा पैरेलल लगता है। अब कहाँ लगाना है, 12 वाले पे लगाना है, ठीक है भाई लगा दो, क्या दिक्कत है, लगा दिया। बताओ इसकी रीडिंग कितनी आ रही है और इसकी रीडिंग कितनी आ रही है। अब बैटरी कितना है, 2 2 और 2 मतलब 6 वोल्ट का बैटरी है, 6 वोल्ट का बैटरी है। तो यहाँ पे समझ रहे हैं ना, V इक्वल टू होता है IR। अब टोटल वोल्टेज है 6, टोटल रेजिस्टेंस देख भाई, सीरीज का रेजिस्टेंस तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीरीज का कैलकुलेट कैसे करते हैं, 5 प्लस 12 प्लस 8, ये बच्चे जिसने गिनते हैं वैसे गिन लो। 25, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, 25 आ गया भाई, रेजिस्टेंस आ गया 25, कोई बात नहीं। चलो तो आई का वैल्यू हमारे पास निकालना है, रेजिस्टेंस कितना आ गया 25, तो आई इज इक्वल टू 6/25। आई इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, 6/25। तो ये करंट की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, एम मीटर की जो रीडिंग है, एम मीटर की जो रीडिंग है यहां पर ये आ रही है 6/25, ठीक है, 6/25 इंग्लिश मीडियम भाई, चलो ठीक है। सुनो, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द एम मीटर एंड द वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालेंगे। तो V इक्वल टू भी IR होता है देवियों सज्जनों। तो यहां से अगर हम I की वैल्यू निकालेंगे, V की वैल्यू निकालेंगे, तो I करंट कितना आ रहा है पूरे सर्किट में, 6/25। और रेजिस्टेंस कितना है, 12 रेजिस्टेंस का निकाल रहे हैं, तो आ जाएगा 12 5 सा 60/25, ठीक है। अच्छा 6 है, 6 7 सा 72, हाँ 72, 72/25। तो ये वोल्टेज है, ये आ गया वोल्ट, ये एम मीटर है तो ये आ गया एम्पियर, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल में हो गया आंसर, देखते आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द सॉलिड एलिमेंट ए एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। जो हमारा एक सॉलिड एलिमेंट ए है, इसके पास प्रॉपर्टी है कैटेनेशन की। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस, वो गैस के फॉर्म में भी प्रेजेंट है। बी इन द एयर विच इज यूटिलाइज बाय द प्लांट फॉर द फोटोसिंथेसिस। बहुत बढ़िया, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, मैं क्या बताऊं, वैसे डी सेक्शन आ गया है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें से। एलोट्रॉप भी है भाई उसका, सी यूजिंग द एलिमेंट एज अ ग्लास कटर। ग्लास मतलब इतना क्या बता दूं मैं, इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया ना, हाल पसी नहीं छोड़ जा आदमी कि भाई क्या पूछ दिया ये। सेक्शन डी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, नीचे ये 5 क्वेश्चन लगे भी हैं, तो एनी 4 5 6 जो भी लिखा हो कर देना उठा के। तो एक सॉलिड एलिमेंट है ए जिसके पास प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन है, तो कुल मिला के ये प्रॉपर्टी हमारे पास कार्बन के पास होती है, तो ए इज अ कार्बन। वेरी गुड। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस बी, तो वो गैस बी क्या होगी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। कार्बन से कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। एलोट्रॉप है जो कि ग्लास कटर, तो ग्लास कटर क्या, डायमंड और क्या भाई, डायमंड, DIAMOND, डायमंड, ठीक है, ठीक बा। चलिए व्हाट इज एलिमेंट ए, ये तो मैंने लिख दिया शायद, हाँ कार्बन, ये डन भाई हो गया अपना। व्हाट इज एलिमेंट बी, बी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सी क्या है, सी तो भाई डायमंड है ना, अभी बताया, तो क्या बात करते हैं। चलो स्टेट द अदर यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सी अदर देन ऑफ ग्लास कटर। भाई देखो डायमंड है, डायमंड का यूज हम ज्वेलरीज में कर लेते हैं, ये हो गया डायमंड, वी यूज डायमंड इन ज्वेलरी। एक सेकेंड, वी यूज डायमंड इन ज्वेलरीज, ठीक है, ज्वेलरीज में इसका यूज कर लेते हैं, और भी यूजेस है लेकिन एक पूछा तो बता दिया, ज्वेलरी में यूज करते हैं। नेम द अदर इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट ए व्हिच एग्जिस्ट एज अ स्फेरिकल मॉलिक्यूल। जो एलोट्रॉप ऑफ ए है, ए का जो एलोट्रॉप है वो स्फेरिकल मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। कौन पाया जाता है, फ्लोरेंस है ना, फ्लोरेंस एक एलिमेंट है, एक प्रकार का एलोट्रॉप है जो कि कार्बन का ही है। उसमें मेरे ख्याल में 60 जो कार्बन में वो एक साथ लगे हुए, तो उसे फ्लोरेंस कहते हैं। नेम येट अनदर एलोट्रॉप ऑफ एलिमेंट ए विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ए का एक और एलोट्रॉप बताओ जो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी। इतना कठिन क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं यार ये लोग। ये है ग्रेफाइट, PHIT है ना, ग्रेफाइट, ठीक है। चलो तो हमारे पास ये फ्लोरेंस को ऐसे ये भी लिखते हैं ना, इसका स्पेलिंग ऐसे बकमिंस्टर फ्लोरेंस, BUCK मिंस्टर MINSTER मिंस्टर फ्लोरेंस,
इसको ये भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, डिफरेंस बिटवीन सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट में क्या अंतर है? देखो, सोप जो है ना वो पोटेशियम सॉल्ट होता है फैटी एसिड का, ठीक है, लेकिन वही जो डिटर्जेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन इससे पहले वाले सैंपल पेपर में भी था, ठीक है, वहां से भी आप देख सकते हैं ये। तो व्हाट इज डिटर्जेंट? तो भाई डिटर्जेंट क्या है वो देख लेते हैं। डिटर्जेंट जो है वो सोडियम एल्काइल सल्फेट होता है, ये फैटी एसिड से बनता है, ये सोडियम एल्काइल सल्फेट है, ठीक है, ये सल्फोनेट है। तो यहाँ पे सल्फोनेट मतलब जो सल्फेट SO3 या जो SO4 है, ये ग्रुप अच्छा मतलब उसके अंदर आता है। यहाँ पे ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है, ठीक है। तो ये सोप आर द सोडियम एंड पोटेशियम हायर फैटी एसिड है, और ये एल्काइल सल्फेट का मॉलिक्यूल होता है। सोप आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट। जो सोप है वो वेजिटेबल ऑयल या एनिमल ऑयल से भी बनाया जा सकता है, एनिमल फैट से भी बनाया जा सकता है। जो डिटर्जेंट है प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द पेट्रोलियम, डिटर्जेंट पेट्रोलियम से ही बनता है। ये क्लीनिंग एक्शन के लिए काम आता है, लेकिन ये वीक होता है अब, लेकिन जो डिटर्जेंट होता है वो स्ट्रांग होता है। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, एंड हार्ड वाटर के अंदर ये ढंग से काम कर भी नहीं पाता क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। ये इस बार के सैंपल पेपर का मेरे ख्याल में फेवरेट क्वेश्चन है, सोप और डिटर्जेंट से हार्ड वाटर के अंदर क्यों नहीं काम कर पाता। तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। Calcium and magnesium are the salt detergent are soluble in water and therefore no curdy white precipitate are obtained in the hard water. Hence the synthetic detergent used in the hard water. ये हार्ड वाटर में भी काम कर लेता है, और ये रीजन में लिखा हुआ है कि जो मैग्नीशियम और जो कैल्शियम सॉल्ट है वो सॉल्युबल होता है पानी के अंदर, यहाँ पे नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। Soap cannot be used in acidic medium as they are decomposed into carboxylic acid and acidic medium। जो सोप है उसको हम यूज नहीं कर सकते एसिडिक मीडियम में क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सोप डू नॉट कॉज वाटर पॉल्यूशन, बट डिटर्जेंट तो भाई करते ही है क्योंकि बायोडिग्रेडेबल होते हैं या नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मतलब सोप बायोडिग्रेडेबल है, डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये लिखा हुआ है नॉट बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो ये डिफरेंस बिटवीन था, अच्छे से पढ़िएगा, बहुत आसान है वैसे तो, आप एक बार टॉपिक भी पढ़ लेंगे ना चैनल पे जाके तो भी आपको हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स पार्ट। तो ये डायग्राम यहाँ पे बना ही हुआ है, आगे दिया हुआ है जो भी चीजें हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं उनको आप बता दीजिए। तो यहाँ पे पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस क्या करती हैं? टेस्टोस्टेरोन बनने का काम करती है। कहाँ गया? हाँ चलो, टेस्टोस्टेरोन बनाने का काम करती हैं। टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्मॉल पाउच इज कॉल्ड स्क्रोटम। जो स्क्रोटम होता है, सैक होता है, उसके अंदर टेस्टिस होती हैं। एपिडाइडिमिस, देखो एपिडाइडिमिस क्या है? लॉन्ग कॉइल ट्यूब है जो कि हेड ऑफ द टेस्टिस है, उसको कनेक्ट करता है टू द वेज डिफरेंस, मतलब इजैकुलेशन डक्ट से लिंक करता है, जहां से स्पर्म मूव करके जाता है। तो वेज डिफरेंस क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब है विच बीइंग इन द टेल ऑफ एपिडाइडिमिस, ठीक है, ये एपिडाइडिमिस की टेल पे होता है वेज डिफरेंस, इसको इजैकुलेशन डक्ट कहता है। मतलब सुनो यार, ये टेस्टिस है, ये यहाँ से इजैकुलेशन डक्ट यहाँ से जा रहा है। अब जो इजैकुलेशन डक्ट यहाँ से जा रहा है, इसके बीच में जो ये पार्ट है, ये इजैकुलेशन डक्ट ये जा रहा है, इसके बीच में, एक सेकंड रुकना है ना, इसके बीच में जो ये वाला पार्ट है, ये जो ब्लैक कलर का पार्ट है, इसे एपिडाइडिमिस कहते हैं। एक मिनट फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको, अच्छे से देख लो। ये टेस्टिस है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये टेस्टिस है इधर, ये इसके बाद एक सेकंड है ना, क्या ये वाला कलर ठीक लगेगा? चलो ये ले लेते हैं। ये वेज डिफरेंस है जो ग्रीन कलर का मैं कोट कर रहा हूँ, और यहाँ पे एपिडाइडिमिस, ये वेज डिफरेंस और टेस्टिस के बीच में यहाँ कहीं लाई करता है। ये ब्लैक वाला पार्ट मैंने अभी किया है। तो यहाँ पे टेस्टिस है, ये हमारे पास एपिडाइडिमिस है, और ये हमारे पास इजैकुलेशन डक्ट या वेज डिफरेंस है। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा क्या होता है? जो आखिरी में स्पर्म को कलेक्ट करता है, मतलब यहाँ से जो स्पर्म है वो आगे चल के जाता है सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये यहाँ पे डक्ट है जिसमें आता है, इसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये दोनों के लिए होता है, स्पर्म और यूरिन एक ही यूरेथ्रा से ही निकल के जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द ब्रीफली मूवमेंट इन द प्लांट्स। मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स कैसे होता है वो आपको यहाँ पे देखना है। देखिए, मूवमेंट ऑफ द जो प्लांट है वो दो प्रकार का होता है, ट्रॉपिक और नेस्टिक, ठीक है। तो पहले हम ट्रॉपिक पढ़ लेते हैं। ट्रॉपिक क्या है?
डायरेक्शनल मूवमेंट है, मतलब किसी भी स्टिमुलस के डायरेक्शन में ही मूव करेगा। कहने का मतलब यह है कि जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस होता है या तो उस डायरेक्शन में जाता है या तो उसके अपोजिट जाता है। एग्जाम्पल मान लीजिए सनलाइट है, तो जो सूरजमुखी का फूल है वो सनलाइट के तरफ जाएगा, सन की तरफ फेस करेगा। जो जड़ें होती हैं वो अपोजिट जाती हैं। ये ट्रॉपिक मूवमेंट है, ठीक है। तो डायरेक्शनल मूवमेंट है, इसको हम ट्रॉपिज्म कहते हैं। स्लो मूवमेंट होता है either toward or away from the stimulus. If the movement of the plant is moved towards the stimulus is called the positive. अगर प्लांट की तरफ मूव कर रहा है तो उसको पॉजिटिव कहते हैं। प्लांट से अपोजिट जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। पहला दिया फोटोट्रॉपिज्म, अगर लाइट के प्रेजेंस में अगर ये मूव कर रहा है तो इसको हम फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे, ठीक है। लाइट की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, लाइट से अवे जाएगा तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कौन दिखाता है, रूट दिखाता है, अभी बताया था मैंने। जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में, मतलब प्लांट का पार्ट अगर जमीन की तरफ मूव कर रहा है तो उसे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं, जैसे कि रूट। और जो शूट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है, उसे हम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। कीमोट्रॉपिज्म केमिकल के उसमें अगर प्रेजेंस में अगर प्लांट पार्ट मूव करे तो इसे हम पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। और इसे हम नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म भी कह सकते हैं। अगर केमिकल के टूवर्ड द डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, केमिकल से अपोजिट जा रहा है तो नेगेटिव, ठीक है। हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर से जो रिस्पॉन्स होता है उसे हम हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। दिया हुआ है वी विश टू ऑब्टेन अ इरेक्ट इमेज, हमें एक इरेक्ट इमेज चाहिए। कॉनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ कितना है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भाई देखो गिवन है फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। अब व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, क्या रेंज होना चाहिए ऑब्जेक्ट का मिरर से अगर हमें इरेक्ट इमेज चाहिए तो। क्योंकि हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस बनते हैं 5 केसेस में, एक केस है आखिरी वाला जिसमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनता है, ठीक है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर कैसा होगा, इफ द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ दिस, इस फॉर्मेशन का रे डायग्राम हमें बताना है, ठीक है। तो क्या रेंज होगा हमें पहले तो ये बताना, देखो 15 है सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि हमें यहाँ पे रेंज बताना है। तो देखो जो ऑब्जेक्ट है, पहली बात कॉनकेव मिरर बनाया, हमें इरेक्ट इमेज चाहिए। तो इरेक्ट इमेज एक ही केस में बनेगी, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में होगा तभी बनेगा। एक रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस से गुजरेगा, एक रे पोल से गुजरेगा और यहां से निकल जाएगा, ठीक है। और जो इमेज है वो अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ इमेज बनेगा। तो जो हाइट ऑफ द इमेज होगा वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है और इमेज बड़ा होगा, तो कुल मिला के मैं यही आंसर कर देता हूं आपका सारा। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो लेस देन 25% या 0 to 25%। रेंज पूछा है ना, अरे भाई रेंज पूछा है ना, तो 0 से लेके 15 सेंटीमीटर के बीच में, 0 से लेके 15 सेंटीमीटर के बीच में। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा भाई, वर्चुअल होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। इफ इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, अगर इमेज लार्जर या स्मॉलर है, ठीक है, इफ द इमेज इज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, भाई देखो इमेज जो है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। और पूछा है ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन दिस केस, ये रे डायग्राम मैंने आपको बता दिया, ये बना दिया भाई रे डायग्राम, ठीक है भाइयों बहनों। ये लो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का, और एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्लेस दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ बेटा, 15 सेंटीमीटर, एक सेकेंड, 15 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर के सामने। तो देख बेटा ऐसा बना लेंगे पहले अपन इमेज, ठीक है। कॉनकेव, अरे क्या बदतमीजी है, कॉनकेव मिरर नहीं बन रहा, चलो। तो ये कॉनकेव मिरर बना लिया हमने, ये हमारे पास पोल है, ये फोकस है, ये कर्वेचर है। फोकल लेंथ है 10, कोई बात नहीं बेटा 10 होने तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है
ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है, एक रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हो जाओ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन गुजरेगा फोकस से, ठीक है। फिर एक रे जो रहेगी वो गुजरेगी फोकस से एंड गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जो इमेज का फॉर्मेशन है वो कर्वेचर के बाहर होगा, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन का होगा बेटा कर्वेचर के पीछे, ठीक है। सो व्हाट इज द पोजीशन, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है बेटा, बियॉन्ड कर्वेचर। नेचर ऑफ द इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन कैसा होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो जो इमेज है वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा। इमेज कैसा होगा बेटा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब हम करेंगे इसको सॉल्व, देखिए मिरर फॉर्म में लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1 में v प्लस 1 में u। तो फोकल लेंथ कितना दिया हुआ बेटा, फोकल लेंथ है हमारे पास 10, तो 1/10 वो भी नेगेटिव है, 1 में v। v कितना है हमारे पास, v कितना है, v है हमारे पास, निकालना है। u कितना है बेटा, u है हमारे पास 10, और लेफ्ट में है तो माइनस कर लेंगे। चलिए उसको उधर भेज देता है, तो आ जाएगा 1/1 मिनट हो ना, ये आ जाएगा 1/15 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 10 और 15 का एलसीएम 2 बार में 5 15, 3 बार में 5 5, 5 बार में 1, ये आएगा 30, 30 से काटा तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/v। तो ये कटा माइनस 1 आ जाएगा, तो v ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 30 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 30 हो जाएगा। तो जैसे v हमारा माइनस का 30 हुआ, हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन क्या है, एक सेकेंड, मैग्निफिकेशन क्या है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो या v बाय u, माइनस का v बाय ये भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो माइनस v कितना दिया हुआ है, -30 बाय u कितना दिया हुआ है हमारे पास, u दिया हुआ है 15, तो भी माइनस का 15। हाइट ऑफ इमेज कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है, निकालना है भाई वो तो। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 1, इससे काट दिया और ये आ गया 15 दूनी 30। तो हाइट ऑफ इमेज आ रहा है 2, मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है मैंने पहले लिखा था, जो हाइट ऑफ इमेज है दैट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ तो वो दुगना ही है, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो 1 सेंटीमीटर का है, तो इमेज है वो 2 सेंटीमीटर का, तो दुगना हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेक्शन ई 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, केस बेस्ड स्टडी आएंगे, ठीक है। चलिए रीड आउट द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चन। ये आंसर को आपको क्वेश्चन करना है। स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड डिपेंड्स ऑन द H+ वैल्यू एंड OH, मतलब जो भी एसिड है या जो भी बेस है उसका H+ या OH- आयंस पे डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेंथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड एट द सेम कंसंट्रेशन से 1 मोलर, देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ H+ आयन। मान लो 1 मोलर एसिड लिया और HCl और एसिटिक एसिड, लेकिन ये अलग अलग अमाउंट ऑफ H+ आयन रिलीज करते हैं। जो ज्यादा H+ आयन रिलीज करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कम H+ आयन रिलीज करेगा वो वीक एसिड हो गया। तो जो हमारे पास HCl है वो ज्यादा प्रोड्यूस करता है इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो CH3COOH मतलब एसिडिक एसिड है वो कम प्रोड्यूस करता है इसलिए वो वीक एसिड है। That gives rise to more H+ ion are said to be strong acid and acid are H+ ion less said to be weak। बस मैंने यही बताया। Can you know what weak and strong bases are? Fresh milk pH 6 दिया हुआ है, 6 दिया है तो मतलब एसिडिक है। जितना 0 के पास या 1 के पास रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, ठीक है। जितना 7 के पास रहेगा ना, जितना 7 के पास रहेगा उतना ज्यादा वीक हो जाएगा। तो जो मिल्क है वो वीक एसिड है, वीक एसिड है। हाउ डू यू थिंक दैट पीएच विल चेंज इट टर्न इनटू कर्ड। देखो क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है जो लगते हैं, लगने के बाद वो पूरे के पूरे दूध को जो रहता है वो एसिडिक बना देते हैं, ठीक है। उनका पीएच क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो हाउ डू यू थिंक पीएच विल चेंज इट टर्न इनटू द कर्ड। जैसे पीएच चेंज होगा तो जो लैक्टोज है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टोज किस में कन्वर्ट होता है बेटा, लैक्टिक एसिड में, और उसका पीएच कम होता है 7 से, बहुत 6 से भी कम होता है बहुत ज्यादा।
तो इस गैस्ट्रिक जूस इज अ वीक एसिड, नहीं गैस्ट्रिक जूस वीक एसिड नहीं है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच है वो 1.2 दिखा रहा है यहाँ पे, और 1.2 पीएच एक अच्छा खासा पीएच माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वो 0 या 1 के पास में है, तो नो, ये एक स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग है, हाँ स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसका पीएच 1.2 है, इसका पीएच कितना है बेटा 1.2 है। चलिए आगे देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ एसिड और अ बेस, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो एसिड है या बेस है, भैया वो बेस है, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, ये बेस है। फॉर व्हाट पर्पस कैन बी यूज, एज एन एंटा एसिड यूज करते हैं। एंटा एसिड क्या होता है, एंटा मतलब होता है, एंटा मतलब होता है अगेंस्ट ऑफ एसिड, एंटा मतलब होता है अगेंस्ट एसिड, तो जो है वो है सब्सटेंस, जो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एसिड के अगेंस्ट काम करे वो एंटा एसिड है। जब भी पेट में एसिडिटी होती है तो एसिडिटी को किल करने के लिए, एसिडिटी को किल करने के लिए हम एंटा एसिड्स का यूज करते हैं। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो अ एंटा एसिड। चलिए बहुत सारे एंटा एसिड्स हैं, उनमें से एक ये भी है। क्वेश्चन नंबर 38, एक एनिमल है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो प्रोवाइड होता है वो नर्वस और मस्कुलर टिश्यू के बीच में होता है। टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, वो फटाक से हाथ में हटा लेता है। वी नीड टू डिटेक्ट टू रिस्पॉन्स इट, वो जैसे डिटेक्ट करता है वैसे रिस्पॉन्स करके अपना हाथ हटा लेता है। हाउ डू वी डिटेक्ट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, कैसे पता करेंगे हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया। ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आर एनवायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ सम नर्वस सेल्स। These receptors are usually located in our sense organ such as the inner ear, nose, tongue, so on. Gustatory receptor will detect the olfactory receptor to detect the smell. This information acquired at the end of the dendritic tip of the nerve cell set of the chemical reaction create the electrical impulse. वो ठीक है, केमिकल को लेता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर देता है। कौन कन्वर्ट करता है, डेंड्राइट्स कन्वर्ट करता है। This impulse travel from the dendrite to the cell body and then along with the axon in its end. Axon की मदद से end में कर देते हैं। Name the largest cell of the body, nerve cells, ठीक है, nerve cells। पूछा है व्हाट इज एक्सॉन। देखिए भाई एक्सॉन क्या होता है, ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये सेल बॉडी से लेके जो एक्सोनल एंड तक, ये एक्सोनल एंड है ना, एक्सोनल टर्मिनल लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सॉन टर्मिनल देखिए यहाँ लिखा है। तो ये जो बीच वाला पार्ट है ना, इसको हम एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये जो एक्सॉन है ये एक लॉन्ग ट्यूब जैसा रहता है जो कि मैसेज को ट्रांसमिट करता है। ये लगभग सबसे बड़ा पार्ट जो होता है ना, जैसे डेंड्राइट्स अदर निकले हुए हैं, ये सेल बॉडी से निकल के आगे चला जाता है, जो कि जो भी हमारे इम्पल्सेस हैं, जो भी मैसेजेस हैं, उसको एक एंड से दूसरे एंड तक, दूसरे सेल तक प्रोवाइड करता है। नेम वन गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर क्या है, हमारे टंग्स में होता है, टेस्ट बर्ड्स, ठीक है, टंग में होता है टेस्ट बर्ड। और हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नोज है हमारी, स्मेल करने के लिए काम में आता है। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर तो कहाँ पे होता है बेटा, नोज में होता है। किसके लिए आता है बेटा, स्मेल करने के लिए, SMELL, स्मेल करने के लिए काम में आता है। चलिए ठीक है। नेम द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन वेयर द इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, तो डेंड्राइट से, ठीक है, और थ्रू विच द इंफॉर्मेशन इज ट्रेवल, एक्सॉन से, ठीक है, ये एक्सॉन है और ये डेंड्राइट है, DRIT, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आखिरी है ये, ठीक है। चलिए सैंपल पेपर आपका थर्ड वाला भी आज खत्म हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड है, वो डिस्क्राइब बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाया गया। व्हेन अ स्मॉल नॉर्थ एंड प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस द फोर्स, एक एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स। यहाँ पे दिया हुआ, इट विल मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द पार्ट ट्रेस्ड बाय द नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड फ्री टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, जिसमें नॉर्थ पोल इजीली मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। सिंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल, सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बीइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टू द साउथ पोल, नॉर्थ से निकलती है साउथ को जाती है। इनसाइड द मैग्नेट हाउएवर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। अब इनसाइड मतलब मैग्नेट के बाहर, बाहर से, मैग्नेट के बाहर से, मान लो मैग्नेट है तो बाहर से नॉर्थ से साउथ जाता है, बाहर से क्या जाता है बेटा, ये नॉर्थ से साउथ। लेकिन इनसाइड कैसे जाता है, इनसाइड वो साउथ से नॉर्थ जाता है। इनसाइड कैसे जाता है बेटा, वो साउथ से नॉर्थ। इनसाइड कैसे जाता है बेटा, साउथ से नॉर्थ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When a needle compass is moved, though the needle compass always set along with the tangential line,
ड्रॉन द कंपाउंड नीडल इज अ नॉर्थ इंडिकेटिंग, ठीक है, वो नॉर्थ को इंडिकेट करता है, पढ़ लीजिएगा आप। क्वेश्चन करते हैं हम लोग। डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ नॉट व्हाई? सो पहली बात तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करती। क्यों नहीं करती हैं? देखो, सबकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है, और अगर इंटरसेक्ट करती भी होती तो एक ही पॉइंट पे हमें दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी दो नहीं मिलेंगी एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पे, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए वो आपस में इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज प्लेस वर्टिकली, दिया हुआ है कि एक वर्टिकली हम उसको अगर रख देंगे, व्हाट वुड यू विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, जो वहां का प्लेन है ना, उस उस प्लेन पेपर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, दिया हुआ है तो फिगर शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, ए बी सी पॉइंट दिए हुए हैं, 3 पॉइंट इन दिस फील्ड, इस फील्ड में 3 पॉइंट है। एट व्हाट पॉइंट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, किस पे क्या होगी? देखो क्या हो रहा है, सी जो वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो यूनिफॉर्म दिख रही है, यूनिफॉर्म दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, एक जैसी है, तो यहाँ पर ये स्ट्रांग होगी। और यहाँ पे एक चीज और देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना वो पास पास में, ए और बी में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना थोड़ी दूर दूर है, तो यहाँ पे जो फील्ड होगी ना वो वीक होगी और नॉन यूनिफॉर्म होगी, नॉन नॉन यूनिफॉर्म होगी और वीक होगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थर्ड सैंपल पेपर था इंपॉर्टेंट सीरीज का। अब की बार 95 पार सीरीज है, वो बहुत ज्यादा प्लान करके निकाली गई है ताकि बच्चे पढ़ सकें उसे, है ना। और लिटरली मेरा ये मानना है कि जो हमारा चैनल प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत सारे अदर चैनल शायद नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ना। एंड वी होप कि आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आए, सीरीज को आप लोग बहुत ज्यादा देखें, आप तक ये पहुंचे। थैंक यू सो मच।